अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं 2017 का क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का, और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 17, 18, 19, 20 ऐसा करके आगे के सवाल हम लोग देखते हैं, और आगे हम लोग ऐसा करते हैं। तो सवाल आपके सामने है, सवाल आप चाहे तो वीडियो पॉज करके जो है आप इसको देख सकते हैं, और इसको खुद से भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहला सवाल कहता है, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस मिथेनॉल टू प्रोपेन 1-ऑल एनिलीन टू फिनॉल। अभी लेटेस्ट मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसमें मैंने बताया है कि कैसे जो है एल्डिहाइड से एल्कोहल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करना पड़ेगा। फिर आप एनिलीन को फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देना है, और ये कुछ रिपीटेड चीज़ भी होती है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं, आइए इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं 17 को सोल्व करूँ, यहाँ पे 17 वाले का आंसर यहाँ पर लिखूँ, सॉल्व नहीं बल्कि आंसर कहना होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन तो है नहीं, आंसर ही कह सकते हैं। फटाफट देखते हैं। तो वहाँ पर देखिए क्या है, मिथेनॉल क्या लिखा है, मिथेनॉल लिखा है, टू प्रोपेन 1-ऑल। तो यहाँ पर ये क्या है, ये ऑल क्या बता रहा है, ऑल बता रहा है एल्कोहल के बारे में, ऑल बता रहा है एल्कोहल के बारे में, और अल क्या बता रहा है, अल बता रहा है एल्डिहाइड के बारे में। ये आपको समझना होगा, यानी यहाँ एल्डिहाइड से एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो जनरली अगर एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड आप लेते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ इस तरह से आप समझिए, यहाँ इसको, यहाँ मैंने छोटा सा एक कार्बन वाला मैं एल्डिहाइड का ग्रुप ले लेता हूँ यहाँ पे। तो नॉर्मली इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा अल्कोहल में, तो इसको रिडक्शन कर दूंगा मैं, मतलब H2 से ऐड कर दूंगा। तो H2 से ऐड करने से फायदा क्या होता है कि यहाँ पर ये वाला H ये वाला S से होता है, तो एक H इसके पास आ जाता है, तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक करता है, तो इसके बाद ये आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ जो बन जाता है वो इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पे देखिए, ये इसके पास CH3 हो जाता है और ये OH हो जाता है यहाँ पे। तो एक तो तरीका ये हो जाता है कि मिथेनॉल बन जाता है, बट यहाँ पर मिथेनॉल में नहीं बोला। अगर मिथेनॉल बोलता तब तो हम लोग बाई रिडक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला फंडा यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये फंडा नहीं काम करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर किस पे आ गए हैं, मिथेनॉल पे आ गए हैं। लेकिन वो कौन सा बोल रहा है, वो आपसे बोल रहा है इथेनॉल प्रोपेन 1-ऑल। तो सिंपल यहाँ पर जो है हमें इसका क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही रास्ता है जहां पर आपके पास जितने भी एल्डिहाइड में कार्बन होते हैं उसमें 2 कार्बन एक्स्ट्रा आपको मिलता है। आपको ध्यान देना कि जब आप, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप चाहो तो नोट कर लो, यहाँ पे आप चाहो तो ये पॉइंट नोट कर सकते हो, बहुत ही हैप्पी पॉइंट है ये, और आप यहाँ ध्यान रख सकते हो कि अगर आप चाहते हैं कि एल्डिहाइड को, अगर आप चाहते हैं एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान देना, अगर आप एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, और अगर आपको एल्डिहाइड में एल्कोहल कन्वर्ट होना है, तो 2 तरीके हैं। ऑप्शन नंबर 1, पहला तरीका ये है कि बाई एडिंग H2, बाई एडिंग H2, या तो आप H2 ऐड कर दीजिए। H2 ऐड करने का मतलब है बाई रिडक्शन, आपको रिडक्शन कर देना, रिडक्शन प्रोसेस को कहते हैं। चलिए, एक तो हो गया कि आप रिडक्शन करवा देंगे। तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन वाले में क्या होता है कि जितना एल्डिहाइड में कार्बन होगा उतना ही एल्कोहल में कार्बन होगा। बट दूसरा ऑप्शन ये होता है बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपने पढ़ा होगा। इसमें इस रिएजेंट से फायदा क्या होता है कि हम अपने हिसाब से यहां पर जो है कार्बन को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सेकेंड नंबर वाला प्रोसेस यहाँ पर अप्लीकेबल होगा। तो सिंपली आप मिथेनॉल का स्ट्रक्चर एक बार आप बना लें तो आपको पता चलेगा ये मिथेनॉल, ये कहाँ गया, यहाँ पर मिथेनॉल है, सॉरी मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बना लें तो यही स्ट्रक्चर हो गया मिथेनॉल का। C डबल बॉन्ड O, इधर हो गया H और इधर हो गया H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनॉल। अब हमें क्या करना है जी, इस मिथेनॉल को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1-ऑल में, यानी कि हम ये स्ट्रक्चर में इसका लिख देता हूं। प्रोपेन 1-ऑल का मतलब होता है कि ध्यान से आप देखेंगे 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, उसके बाद आप देखेंगे यहां पर OH लगा हुआ है। इस तरीके से यहां पर इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो यहां से यहां जो कन्वर्जन है, यहां से यहां जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं, यही हमें यहां पर सवाल है कि आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। यहां पर ये आपका हो गया CH3, ये आपका हो गया CH2
और ये हो गया आपका CH2। तो ये आपको कैसे होगा इसको थोड़ा सा हम दिमाग में सेट कर लेते हैं। मिथेनॉल और ये क्या है, प्रोपेन 1 ऑल है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पर कैसे होगा, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा। तो कितना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लें, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लें जिससे कि यहाँ पर ये चीजें हो जाए। तो देखिए आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना ये पड़ेगा बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पर, जल्दी से यहाँ पर वापस आ जाओ, जल्दी देखो यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, और यहाँ कितना कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। तो हमें एक ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा जिसमें 2 कार्बन होना चाहिए, ठीक है। RMG ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RMGX होता है। अब X की जगह Br हो सकता है, Cl हो सकता है, जनरली Br ज्यादा यूज करते हैं ब्रोमीन का। और R जो होता है यहाँ पे वो R होता है, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर होता है यहाँ पर। तो अगर RMGS की बात करते तो यहाँ पर जो R हम लोग लेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इधर H लिख दिया, इधर H लिख दिया, और यहाँ पर प्लस में जो ग्रेनाइड रिएजेंट हम लोग लेंगे 2 कार्बन का लेंगे, यानी CH3 CH2 और ये MgBr। इस तरीके से ये मैंने ग्रेनाइड रिएजेंट ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है आगे जब हम फर्दर करेंगे तो फर्दर बहुत सिंपल सा फंडा आपको मैं समझाता हूं। ग्रेनाइड रिएजेंट का जो MgBr यानी MgX वाला ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला जो होता है, ये वाला सीधा किसके पास जाता है, सीधा O के पास जाता है। ध्यान दीजिएगा, सीधा O के पास जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, सीधा O पे जाएगा। अभी वाला O कहेगा अरे ये क्या हो गया, यहाँ तो हम 3 बॉन्ड बन जाएगा, फिर मेरा मतलब ये बोलेगा ए ओ सुनो ना, तुम तो ऑलरेडी उसके साथ 2 बॉन्ड बना रखा, 1 बॉन्ड मेरे साथ भी बना लो। तो अभी ये O C को बोलेगा कि भैया ऐसी बात है, अब आपके साथ हम जो है 2 बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। बोले काहे नहीं बना पाएंगे, तो यहाँ 1 बॉन्ड तो हम MgBr के साथ बना रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आपका जो 1 बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होकर खाली रहेगा, यहाँ पर इस वाले को भेज देते हैं, यानी MgBr के साथ में 2 कार्बन इसको आपको भेज देते हैं, तो ये वाला इसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पर जब ये इसके पास आ जाएगा तो कुछ आप देखेंगे, कुछ स्ट्रक्चर जो फॉर्मेट होगा यहाँ पर, अभी एक ही कंपाउंड है यानी अलग अलग नहीं हुआ है, लेकिन ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखिए बेचारा C है ये, अब ये C के पास ना क्या जुड़ जाएगा, इस C के पास ये 2 कार्बन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, इस C के पास 2 कार्बन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CH3 और CH3 अब नहीं रहेगा, CH2 हो जाएगा, ये CH2 और ये यहाँ पर ये भी CH2, और यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है इसको साइड में कर देता हूं, मैं इधर लिख देता हूं CH3 CH2, और ये C के साथ जुड़ गया। ऑलरेडी इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर ये एक O तो है ही था, और O के साथ में कौन आ गया, MgBr आ गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर गड़बड़ ये हो गया, हम तो खोजने निकले प्रोपेन 1 ऑल, और ये क्या मिल गया, ये तो मिल गया MgBr मिल गया। तो यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ी चालाकी करते हैं। चालाकी क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई OH हमें चाहिए, तो OH चाहिए तो यहाँ पर केवल एक H मिल जाए तो काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ऐसा अगर मैं कर दूं, यहाँ पर एक H मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो एक H कहाँ से आएगा, तो इसीलिए H2O को बुला लेते हैं, क्योंकि H2O H और OH में टूट जाता है, और ये MgBr वाले को OH से फुसला देते हैं, जाओ तुम इधर खुश रहो, अब बाकी इधर वाला H इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से जब आप ऐड करते हैं H2O, यानी 2 प्रोसेस है, ये सिंगल प्रोसेस नहीं है, ये 2 प्रोसेस है। तो यहाँ पर जब आप H2O को ऐड करते हैं तो ये वाला आपको मिल जाता है CH3 CH2 CH2OH, और यहाँ पर आप रिजल्ट के पास आ गए। तो इस तरीके से मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश किया कैसे जो है मिथेनॉल टू प्रोपेनॉल में जाएंगे, और मैंने कुछ जानकारी यहाँ भी दिया है कि केवल एडिंग H2 से भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा बात करते हैं। दूसरा करता है एनिलीन टू फिनॉल, यानी एनिलीन से फिनॉल में जाना है हमें। तो भाई अगर एनिलीन से फिनॉल में जाना है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनिलीन का स्ट्रक्चर होता कैसा है, फिनॉल का स्ट्रक्चर होता कैसा है, क्योंकि अगर ये मालूम नहीं होगा तो फिर तो आप बना ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर समझना होगा आपको। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो एनिलीन होता है वो बेंजीन रिंग पे NH2 ज्वाइंट होता है। क्या ज्वाइंट होता है, NH2, यानी बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग का होता है कि नहीं होता है। अब ये जो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर जो है क्या हो गया, NH2 हमने ऐड कर दिया ऐड NH2 यहाँ पर। अब इसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे, क्या है ये एनिलीन। व्हाट इज दिस, दिस इज एनिलीन। इसको कन्वर्ट करना फिनॉल में। पता है फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिनॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक बेंजीन रिंग होता है और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर OH कनेक्ट होता है कहीं भी, इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ NH2 से OH में कैसे जाएगा, ये बेंजीन रिंग तो बेंजीन रिंग ही रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ यहाँ पर कैसे ये होगा। यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर
Na NO2, ठीक है, NO3 ले लिया, नहीं NO3 नहीं Na2 है, Na ले लिया और प्लस डाइल्यूट HCl हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, डाइल्यूट HCl ले लेते हैं और टेम्परेचर लेते हैं 273 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। अब यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट बनता है, और डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है, तो डाइजोनियम साल्ट ऐसे बनता है कि ये वाला जो बेंजीन रिंग है, ये जो आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर तो वही रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो आप NH2 देख रहे हैं, यहाँ पे आकर NH2 में यहाँ पे ये NH2 अभी है, लेकिन अब ये वाला Cl इसके पास आ जाएगा। जब Cl इसके पास आ जाएगा तो अब क्या होगा, ये वाला जो एक N है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा N के साथ, और यहाँ पर ये हो जाएगा Cl माइनस, और इस पे आ जाएगा ये प्लस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट, यानी इसका नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका क्या नाम हो गया, बेंजीन। अब ये मैंने पढ़ाया नहीं है बट आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप सीधा ध्यान रखना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपको यहाँ, ये इसका नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब सिंपल फंडा में बताता हूँ, यहाँ पे सिंपल फंडा ये यहाँ पर है कि अब यहाँ आप एक काम कीजिए, आप चाहें तो यहाँ पर इस N2 को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से N और N है, यहाँ से N2 बाहर निकल सकता है। तो इसके लिए बाहर निकालने का जो सिंपल तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे ये बाहर निकलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाहर निकालने के लिए यहाँ पर H2O ऐड करना पड़ेगा। क्यों H2O ऐड करना पड़ेगा, मैं ब्लू मार्कर से कर देता हूँ। H2O ऐड करने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर सिंपली हमें OH चाहिए। तो H2O जब ब्रेक करेगा तो कैसा ब्रेक करेगा, एक OH में और H में ब्रेक करेगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको, तो ये वाला एक OH यहाँ पर आके सेट हो जाएगा। तो जब ये OH यहाँ आके सेट हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, ध्यान देखना, इसका स्ट्रक्चर तो पहले फिनॉल हमारा बन के तैयार हो गया। चलिए वेरी गुड। दूसरी बात, अब Cl माइनस बच गया है और यहाँ से H बच गया है तो HCl बना देगा। और तीसरी बात, यहाँ N और N बच गया था तो ये N2 बाहर निकल गया, जो कि एक स्टेबल होता है N2 के फॉर्म में। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे एनिलीन से फिनॉल में कन्वर्ट किया है यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो मैं आपको बता दूं कि 2021 क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व करवाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 19 में ये सवाल पूछा था, 19वें नंबर पे पूछा था, और ये पार्ट 4 वीडियो है। तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, डिटेल मैंने बताया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2021 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया था, तो पार्ट 4 में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर नहीं भी है, या मैं कोशिश करूँगा दे दूँ, तो आप जाएंगे तो आपको पार्ट 4 में जाना है। 2021 के क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे पार्ट 4 में जाना है। और क्वेश्चन नंबर 19 में ये वाला मैंने समझाया है कि राइट द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। हालांकि वहां पर सवाल ये नहीं था, वहां पर सवाल था कंपोनेंट्स कौन कौन सा होता है वो पूछा था, लेकिन वहां पर मैंने ये भी बताया था कि क्लीनिंग एक्शन सोप एंड डिटर्जेंट का कैसे होता है। तो आप कोशिश करें वो वाला वीडियो देखने का, इससे क्या होगा और भी जानकारी आपको मिलेगा। एक बार जो है राइट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट का एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, जो मैंने आपको बता ही चुका है कि आप किस तरीके से 2021 वाले क्वेश्चन नंबर 19 में जाएंगे। पार्ट 4 में तो आपको मिल जाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा आपको एक समराइज कर देता हूँ कि जो सोप एंड डिटर्जेंट होता है ना, ये लिखा है ना, एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो अगर मैं यहाँ पर सोप की बात करता हूँ तो जो सोप का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आप देखेंगे कि इसमें जैसे मान के चलिए ऐसा होता है R-C, देखिए ये R हो गया। अब R में बहुत सारे कार्बन आइटम होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर होता है O माइनस Na पॉजिटिव, ठीक है, ये सोप का होता है। लेकिन अगर हम डिटर्जेंट की बात करते हैं, डिटर्जेंट ऐसा कुछ हो जाता है, ये R हो गया, ये O हो गया, ये A सल्फेट का चला जाता है यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो है O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये डिटर्जेंट का है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर आप देखिए एक मिसेल फॉर्मेशन होता है। मिसेल फॉर्मेशन में क्या होता है, ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा दिख रहा है प्लस वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, तो ये वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा आप देखेंगे तो ये हिस्सा जो है ये किस में डिजोल्व होता है, तो ये वाटर में डिजोल्व होने वाला हिस्सा होता है। और इस हिस्से को हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, यानी वाटर में सोल्यूबल होता है ये, यानी कि आप ये देखिए पानी से दोस्ती कर लेता है।
लेकिन जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला इधर का हिस्सा जो होता है, इधर का जो हिस्सा होता है, जो चैन वाला हिस्सा होता है, वो किससे दोस्ती कर लेता है? ऑयल से, यानी ऑयल सोल्यूबल होता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? तो ऑयल सोल्यूबल लिपोफिलिक हो जाता है ये देखिए मैं लिख देता हूँ, इधर लिपोफिलिक हो जाता है और ये हाइड्रोफिलिक हो जाता है। इसको हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, यानी कि ये इसको हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, इसको मैं स्ट्रक्चर वाइज बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से जो है, ये देखिए यहाँ पर वाला प्लस हो गया, यहाँ पर इसको समझिए, यहाँ पर इस तरीके से जो है, यहाँ पर ये प्लस वाला हो गया। तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, ये अगर ऑयल है बीच में, तो ये जो है, ये हाइड्रोफोबिक कहते हैं इसको। मतलब मतलब होता है ना कि फोबिया जिसको बोलते हैं, तो इस वाले हिस्से को लियोफिबिक फिलिक वाले को हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक इसको नहीं कहेंगे, हाइड्रोफोबिक इसको कहेंगे जो कि पानी से दूर भागता है। अब ऐसे करके दो हिस्से होते हैं, है ना, ये सब घेर लेगा, इसको ऐसे ऐसे करके घेर लेगा। ये वाला बोलेगा ऑयल के कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, घेर लेगा चारों तरफ से इसको ऐसे करके, ठीक है। और बाकी ये वाला जो है, ये पानी से, ये वाटर से, H2O से कनेक्ट होता है। ये वाला, ये H2O से कनेक्ट होता है। ये क्या करता है, H2O जल्दी से आ जाओ, ये इधर जो है गंदगी को हमने घेर लिया है। तो ये दोनों ही भाई जो है एक रॉ एजेंट की तरह है, जो इसी के यहाँ रहता है और इसी के हिसाब से काम करके इसको करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हम देखते हैं, अगर हम स्टेटमेंट अगर देखते हैं, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, द क्लिंजिंग एक्शन इज कॉज बाई मिसेल फॉर्मेशन। इसको हम लोग बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन बोलते हैं। द सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर देन द कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल से छोटा होता है। दीज मॉलिक्यूल्स एसोसिएट टू बिकम अ कोलाइडल रेंज, दिस एसोसिएट फॉर्म, जिसको हम लोग मिसेल कहते हैं। The soap or detergent molecules form micelle around the oil droplet in such a way that हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन, मैंने बोला ना, ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन, ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये वाला क्या हो जाएगा, पार्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, वेयर एज द हाइड्रोफिलिक यानी वाटर सॉल्युबल, ये वाला जो है आपका है, ये स्टे आउट ऑफ द ग्रीज ड्रॉपलेट लाइक ब्रिस्टल्स, यानी कि इस तरीके के बाहर में होता है, जो ब्रिस्टल की तरह आपको दिखता है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर होता क्या है, ए ग्रीस ऑन क्लॉथ, कपड़े पर ग्रीस होता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे स्टेरेट आयंस अराउंड द ग्रीस ड्रॉपलेट, चारों तरफ आयंस घेर लेता है इसको। ग्रीस ड्रॉपलेट सराउंडेड बाई स्टेरेट आयन फॉर्म मिसेल, यहाँ मिसेल का फॉर्मेशन होता है। द मिसेल्स आर एब्जॉर्ब बाई ग्रीज या डर्ट इन क्लॉथ। मिसेल क्या करता है, ग्रीस या डर्ट को कपड़े में क्या करता है, एडजॉर्ब, एक होता है एब्जॉर्ब, एक होता है एडजॉर्ब, दोनों में फर्क होता है, ध्यान समझना। द पोलर ग्रुप इंटरेक्ट विद वाटर, पोलर ग्रुप जो है वाटर से इंटरेक्ट कर लिया आपका। ऑन रबिंग, यदि आप उसको रगड़ते हैं, बाई हैंड या मैकेनिकल स्टीयरिंग, या मान के चलिए किसी भी तरीके से, द ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाई स्टीरेट आयन इज नाउ पुल्ड इन वाटर। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है जो कि पानी से घिरा हुआ है, ये क्या होता है, वाटर में बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाता है, एंड रिमूव फ्रॉम डर्ट सरफेस। इन दिस वे इमल्सिफिकेशन इज कॉज एंड ग्रीस इज वॉश्ड अवे विद वाटर, और इस तरीके से ग्रीस बाहर निकल आता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 17 भी कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स द चेन हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स with few cross links between the chains, name the class of such polymers। इसका मैं PDF एक बार देख लेता हूँ। पूरा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, जगह कम था, तो हालांकि जितना लाइन लिखा उसका मतलब पहले समझा देता हूँ मैं। कहता है एक ऐसा टाइप पॉलीमर का है जो चेन हेल्ड है, वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स उसके अंदर है, और उसमें कुछ ही क्रॉस लिंक्स है, ज़्यादा क्रॉस लिंक्स नहीं है, कुछ क्रॉस लिंक्स है बिटवीन द चेन्स। तो आपको बताना है नेम द क्लास ऑफ सच पॉलीमर्स, यानी कि इन जैसे पॉलीमर्स को हम लोग क्या कहते हैं। और इसमें एक दो लाइन और ऐड है जो मैं अभी आपको बताता हूँ अपने PDF मोबाइल में देखकर, और उसके बाद फिर इनका हम सॉल्यूशन करते हैं और इनका आंसर जानते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों एक ही चैप्टर्स में है। राइट द क्लीनिंग एक्शन वाला सोप एंड डिटर्जेंट चैप्टर में आपको मिलेगा। ये सोप एंड डिटर्जेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसमें जो है, मैं पूरा लाइन आपको पढ़ के बताता हूँ क्या कुछ कह रहा है। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स द चेन आर हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस
with few cross links between the chains. Name the class of such polymers. जहाँ तक वो लिखा हुआ है. आगे है what happens to these polymers when some stress is applied on them and then removed. अगर उस पर कुछ स्ट्रेस दिया जाता है और उसके बाद रिमूव हो जाता है, मतलब जैसे स्ट्रेस दिया यानी खींचा उसको फिर उसको हटा दिया हमने, मतलब स्ट्रेस फ्री कर दिया, तो क्या होगा. एंड गिव रीजन ऑल्सो, इसका आप कारण बताएं. ये 2 मार्क्स का सवाल आपसे पूछा है यहाँ पे, राइट. और राइट डिटर्जेंट क्लीनिंग भी 2 मार्क्स का पूछा है, यानी जो सोप एंड डिटर्जेंट का चैप्टर है वो 4 मार्क्स का सवाल आपसे हर बार पूछता है. तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, चैप्टर को घोल कर पी जाओ, नहीं रट लो चैप्टर्स को, पढ़ लो बढ़िया से. 4 नंबर है, बहुत ईजी चैप्टर है और हमेशा आपसे इसमें पूछता है. एक तो सोप एंड डिटर्जेंट से पूछता है, दूसरा पॉलीमर से पूछता है. तो पॉलीमर भी कुछ हार्ड नहीं है. चलिए, हम अलग अलग पॉलीमर्स होता है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट आंसर है उस पर आते हैं थोड़ा सा. इस तरह के पॉलीमर्स को हम लोग जो बोलते हैं वो पॉलीमर्स आपका होता है इलास्टोमर्स बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स बोलते हैं. आप ध्यान देना कि इस तरह के पॉलीमर्स का जो क्लास होता है जिसमें कि आपका वंडरवाल फोर्स काफ़ी वीक होता है और कुछ ही क्रॉस लिंक्स होता है, उसको हम लोग इलास्टोमर्स के नाम से जानते हैं. तो बोलेंगे दीज पॉलीमर्स हैव रबर लाइक इलास्टिक कैरेक्टर. इन इलास्टोमर्स द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वंडरवाल फोर्सेस. दिस इज वाई elastomers can be easily stretched by applying a small stress and they can regain their original shape if stress is removed. इसका जो रीजन, पहली बात तो इन पॉलीमर्स के क्लास का नाम हो गया इलास्टोमर्स, और यदि आप स्ट्रेस देते हैं और फिर इसको रिमूव कर देते हैं तो फिर होता क्या, ये अपने रीगेन ओरिजिनल शेप पे आ जाता है. और इसका कारण क्या है? इसका कारण है वीक वंडरवाल फोर्सेस. स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेस के पास नहीं है. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रबर. तो चलिए, ये भी जो है क्वेश्चन नंबर 19 भी हमने इसको कंप्लीट कर लिया, राइट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे. क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्यूशन से रिलेटेड है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कैलकुलेशन प्रॉब्लम होता है. मुझे नहीं लगता कि कैलकुलेशन प्रॉब्लम आपको होना चाहिए, आप एक बार सोल्व कर लेंगे तो. क्योंकि सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जो है कुछ कोलैटिव प्रॉपर्टीज हैं और उनसे रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट है और मैंने बाय ट्रिक वाइज भी बताया है. तो आप मेरा वीडियो जाके देखें उसमें, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो. और उसके बाद आप कुछ खुद से ही कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल सोल्व करके देखें, आप खुद ही सारा सोल्व कर लेंगे. एनीवे, आते हैं हम इस पे कि भाई 20 में क्वेश्चन कहता है व्हाट आर कोलैटिव प्रॉपर्टीज. कोलैटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है? तो मैंने पढ़ाते समय भी बताया था कि कोलैटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होता है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उसको कोलैटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं. यहाँ पर जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना. कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है? तो 1 गिलास पानी आप लीजिए, उस पानी को आप जब बॉयल करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ अगर आप कुछ आप बोल सकते हैं, एक होता है वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल. तो अगर आप कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल देंगे, वोलाटाइल का मतलब जैसे जो हवा में उड़ जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल, अब रास्ते में लाएंगे ना 1 लीटर और उसको ढक्कन खोल करके हवा में उड़ जाएगा, वोलाटाइल कहते हैं. अगर कुछ आप नॉन वोलाटाइल से चीनी वगैरह कुछ उसमें डाल देंगे आप, जो नॉन वोलाटाइल है यानी कि हवा में उड़ता नहीं है, अगर आप पानी में चीनी घोल देंगे उसके बाद उसे बॉयल करेंगे तो अब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस, हो सकता है 102 चाहिए, हो सकता है 104, 105, 110, तो जो बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट, वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? वो नंबर ऑफ सॉलिड जो आपने डिजोल्व किया नॉन वोलेटाइल, उसकी वजह से हो रहा है. जितना ज़्यादा आप उसको डिजोल्व करेंगे उतना ज़्यादा वो इवोपरेट यानी बॉयल करने से रोकेगा ना वाटर को. पहले क्या था, पूरा सरफेस खाली था, खाली वाटर के मॉलिक्यूल से इवोपरेट कर रहा था यानी बॉयल कर रहा था. लेकिन अब नॉन वोलेटाइल आ गया तो उसको कहाँ जा रहे हो, रुको यहाँ पर हम हैं, तो उसको ट्रैफिक जाम कर दिया, रोक दिया उसको. तो आप जानते हैं ना कि इवोपरेशन या जो भी पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल्स गैसेस में कन्वर्ट करता है, तो जो सरफेस होता है, सरफेस जितना बड़ा होगा उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स एस्केप करेगा यानी गैस में बाहर निकलेगा यहाँ पे. तो इसीलिए यहाँ पर जो है उन्हीं लोगों को हम उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं कोलैटिव प्रॉपर्टीज. जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आप सेम पानी को अगर आप फ्रीज करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाएगा, लेकिन चीनी घोल के फ्रीज करने जाएंगे तो हो सकता है -1 डिग्री सेल्सियस पे हो, -2 डिग्री सेल्सियस पर हो. तो ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इन्हीं को हम लोग कोलैटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं. बाय डेफिनेशन एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं. बाकी कुछ हिस्सा है नहीं तो मैं एक बार यहाँ देख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ. देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि कोलैटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है. द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट. नेचर पे नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे. एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड
और कोलागेटिव प्रॉपर्टी सॉलिड सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर आप देख रहे हैं यहाँ पर, वेपर प्रेशर का क्या होता है, घट जाता है। या आप देखें ऑस्मोटिक प्रेशर, आप ऑस्मोटिक प्रेशर देख सकते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हो जाना, कम हो जाना। तो ये कुछ हैं जो कोलागेटिव प्रॉपर्टीज में आते हैं। बी वाले पे हम लोग आते हैं थोड़ा सा। बी वाला जो है ना वो कहता है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहता है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और आगे कहता है व्हेन 4 ग्राम, कितना है 4 ग्राम ऑफ Na2SO4 यानी मोलर मास, देखिए कितना समझदार है यार, हाँ क्या बात है, आपको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, 142 ग्राम पर मोल सवाल ही दे रहा है, क्या बात है। वाइल डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 4 ग्राम ले लिया हमने चुटकी भर सिंदूर, नहीं, पहले एक सीरियल आता था चुटकी भर सिंदूर, उसका चुटकी भर सिंदूर ऐसे करके कुछ आता था बचपन में डीडी नेशनल पे। तो यहाँ पर 4 ग्राम लेना है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और 50 ग्राम पानी में पकड़ घुला दीजिए, डाल दीजिए। एज्यूमिंग डैट Na2SO4 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। तो KB दे रखा है यहाँ पर, जो है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट यहाँ पर दे रखा है आपका, जिसका दे रखा है 0.52 केल्विन kg पर मोल दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए ये कैसे सोल्व होगा, तो यहाँ पर आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, लेकिन कोलागेटिव प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमें एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिलता है। हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, ये मिलता है। आप मेरी बात समझिए, जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, इस चैप्टर में आपको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन से आपको मिलेगा क्या, आपको यहाँ मिलेगा डेल्टा टीबी। मेरी बात समझिए, डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है, कितना इंक्रीज किया ये देगा, ये नहीं देगा आपको कितना है, कितना इंक्रीज किया ये देगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, तो ये वाटर था, है ना, ये क्या था, ये देखो ये वाटर है, इसके अंदर जो है हमने क्या डिजोल्व कर दिया, Na2SO4, ये 4 ग्राम है, 4 ग्राम डिजोल्व कर दिया, और ये 50 ग्राम वाटर है ना, 50 ग्राम वाटर है, 50 ग्राम H2O, इसमें डिजोल्व कर दिया। तो भाई जब ये डिजोल्व नहीं किया था हमने, जब हमने डिजोल्व नहीं किया था, तब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, आप मुझे बताइए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जब डिजोल्व नहीं किया था आपने, तो BP जो होता है, BP ऑफ H2O कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता है, बोलिए। हाँ जी, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप इस 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, केल्विन में क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इनका यूनिट यहाँ केल्विन इस्तेमाल कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 273 + 100, यानी ये केल्विन में आ गया। कितना आ गया केल्विन में, 373 केल्विन जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, नॉर्मली जितना होना चाहिए। अब इसके अंदर हमने मिला दिया है 4 ग्राम Na2SO4। अब भाई 4 ग्राम Na2SO4 मिलाने की वजह से क्या हो गया यहाँ पे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर दिया। तो जो डेल्टा टीवी का वैल्यू आएगा यहाँ से आपको सोल्व करके, जो भी वैल्यू आएगा, अगर आप 373 में उसको ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि कितना बॉइलिंग पॉइंट। देखो अगर ये बोलता कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तब तो हमारा यही वाला आंसर हो जाता, तब इसी को हम आंसर कह देते हैं। लेकिन ये वर्ड को समझो, ये नहीं बोल रहा है कि कितना बढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट, ये कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अगर आप वाटर की जगह एल्कोहल लेते, समझिए, अगर आप एल्कोहल लेते तो एल्कोहल का जो BP होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस। अब 78 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 + 78, आप जोड़ लीजिए, 8 × 3 = 11, 7 × 7 = 14, 1 × 15, 351 केल्विन। तो उस कंडीशन में फिर हमें क्या करना पड़ता, उस कंडीशन में फिर हमें 351 केल्विन में डेल्टा टीबी को ऐड करना पड़ता। जरूरी थोड़ी है कि इसमें वाटर दिया है तो आपके एग्जाम में भी वाटर दे, हो सकता है अल्कोहल दे दे वो कि अल्कोहल में मिक्स कर दिया है, मान के चलते हैं, या कुछ और दे दे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट बताने के लिए कहता है तो जो जितना है उतना में ऐड करेंगे ना कम से कम। भाई जब नहीं था तो 100 डिग्री सेल्सियस उबल रहा, 373 में उबल रहा था, दे देने के बाद कितना होगा, 102 होगा, 103 होगा, तो 2 3 4 जो भी एक्स्ट्रा बढ़ेगा वही केवल इसमें ऐड कर देंगे। तो आइए अब थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये तो चलिए ये वाला हो गया, यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, इसको इस तरह से रफ कर देते हैं, ठीक है, ये रफ कर देते हैं। तो सॉल्यूशन वाले हिस्से पे आते हैं। तो देखिए आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट को लेकर।
तो बॉइलिंग पॉइंट को लेकर हमने पढ़ा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलागेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलागेटिव प्रॉपर्टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बोल सकते हैं मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मोलालिटी। यहाँ क्या यूज करते हैं? मोलालिटी। अब मोलालिटी होता है कि मोलारिटी होता है। तो देखिए, लिट्टी चोखा खाए होंगे तो लिट्टी गोल होता है, इसको मोलालिटी बोलते हैं, लास्ट में लिट्टी आएगा, मोलालिटी। लेकिन कैपिटल एम लेंगे तो रिटी आएगा, रिटी। तो आपको ये ध्यान देना, ये मोलारिटी होता है, ये मोलालिटी होता है, तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो जब हम मोलालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आ जाता है, यही के बी आ जाता है यहाँ पे, और ये एम आ जाता है, ये फार्मूला हमारे सामने निकल के आ जाता है। तो यहाँ से डेल्टा टी बी बड़े आराम से हम मालूम कर सकते हैं। के बी ऑलरेडी दे रहा है, बस आपको निकालना क्या है? आपको यहाँ पर निकालना है एम, क्योंकि अगर आप एम फाइंड आउट कर लेंगे, मोलालिटी निकाल लेंगे, तो बड़े आराम से आपको डेल्टा टी बी भी निकल जाएगा। मोलालिटी का जो फार्मूला होता है, एम जो मोलालिटी का फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। और यहां पर क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही ध्यान रखना है आपको। क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किस में होता है? केजी में होता है। ये पहला ऐसा होता है जिसमें हम लोग सॉल्वेंट का मास लेते हैं, केजी में लेते हैं। तो यानी दोनों चीजें ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ सॉल्यूट की बात करते हैं तो दिस इज द सॉल्यूट, क्योंकि जो कम होता है वही सॉल्यूट होता है, और दिस इज द सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट है जो ज़्यादा है आपका। तो आप एक एक करके निकाल लीजिए, यानी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो कैसा निकल जाएगा? गिवन मास कितना है? 4 ग्राम दे रखा है ना, 4 ग्राम, और नीचे मोलर मास दे रखा है 142 ग्राम, ठीक है, दे रखा है ना यहाँ पे। तो ये मोल में निकलेगा, ये ग्राम है, ये ग्राम पर मोल है, यही वाला ऊपर जाके मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्राम ग्राम कट गया, ये कटेंगे 2 और 7, तो कितना आ गया? 2/7 मोल आ गया यहाँ पर। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि यहाँ पर अगर आप निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की जगह पर यहाँ क्या है? वाटर है, तो कितना आ जाएगा? 50 ग्राम को बदल दीजिए केजी में, यानी कि 1000 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, तो ये अब बदल गया केजी में। तो भाई जैसे ही ये केजी में कन्वर्ट हो गया तो 0 से 0 कट गया, तो 5/100 केजी आ गया। अब इसको उठा के यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो एम का वैल्यू मिल जाएगा। एम का वैल्यू मिल जाएगा तो फिर डेल्टा टीवी में डालेंगे तो सोल्व हो जाएगा। चलिए एम का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो एम का वैल्यू कैसा निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये ऊपर हो गया 2/7 और नीचे क्या हो गया 5/100। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए इसको आप पूरा अगर सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि ऊपर में हो गया मोल यूनिट देखिए, और नीचे क्या हो गया जी? केजी हो गया। तो 2/7 मल्टीप्लाई 100/5 हो गया ना फिर तो ये, बोलिए होगा कि नहीं होगा? 100/5 हो जाएगा ना ये। तो 100/5 का मतलब कितना हो गया? इसको कैसे और हम सोल्व कर सकते हैं? अच्छा, गड़बड़ कर दिया हमने। पूछिए कहाँ गड़बड़ हुआ? यहाँ 14 थोड़ी ना, 142 है। तो 142 है तो कटेगा, कहीं नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, लेकिन 71 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। इसको आप यहाँ सोल्व करेंगे, इसको मैं ऐसे ही एज इट इज रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप सीधे इस पे आते हैं, डेल्टा टीबी निकालते हैं हम लोग। तो अगर डेल्टा टीबी निकालेंगे तो केबी का वैल्यू दे रखा है 0.52 केल्विन केजी पर मोल मल्टीप्लाई एम का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया? 271 गुना 100/5, और ये क्या है? ये है मोल पर केजी, मोल पर केजी। देखिए यहाँ पर केजी और पर केजी कट जाएगा, मोल और पर मोल कट जाएगा, खाली केल्विन बचेगा, और बचना भी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही आता है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पर जब आप सोल्व करेंगे तो 52/100 कर सकते हैं इसको, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 100 से 100 भी कट जाएगा, कट गया ना, 100 से 100 कट गया। बाकी इसको आप पूरा सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद ये आ गया, मान के चलिए 104 और नीचे आ गया 355 केल्विन, इस तरीके से आ गया। तो ये जो भी वैल्यू आया इसको आप डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुआ है, यानी 0 पॉइंट समथिंग हुआ है।
तो अब हमें चाहिए क्या, ये निकल गया इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं ब्लू मार्कर से यहाँ पर लिख देता हूँ बीपी ऑफ सॉल्यूशन। अगर बीपी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो 100 डिग्री सेल्सियस छोड़िए 373 करना पड़ेगा, 373 केल्विन में आप जोड़ दीजिए 104/355 केल्विन, और ये जो आएगा यही पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही पर आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसको समझाने और बताने की कोशिश किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और आगे 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 और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, यानी कि इतना ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने किया, यानी क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19, यानी 4 सवाल हमने किया यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 4 सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी किया होगा। तो एक आपने एक पैटर्न नोट किया होगा, पैटर्न ये नोट किया होगा कि सोप और डिटर्जेंट आपका बिल्कुल, मतलब यहाँ से आइडिया लग गया कि सोप और डिटर्जेंट सवाल आता ही आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चेंज करने का है वो भी पक्का आता है। तो उसमें कैसे आता है, आप 4-5 साल का सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ एल्डिहाइड से क्या था, एल्कोहल था, फिर एनिलीन से फिनॉल था, ऐसे करके और भी कई सालों में पूछा कि आप इस चीज़ को इसमें बदलें, एल्केन को इसमें बदलें, एल्कोन को इसमें बदलें, एल्कीन को इसमें बदलें। तो ऐसे करके जो है आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी मेरे आप वीडियोज़ देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बड़े डिटेल में मैंने बताया है और बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दिया है। उसके अलावा आप देखेंगे जब सॉल्यूशन वाले चैप्टर पे आएंगे तो ये सेम है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बाय डेफिनेशन पूछता है या कई बार कुछ और चीज़ें इसी से रिलेटेड पूछ देता है। अब इसमें 4 चीज़ें पढ़नी थी ना, यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी था, और इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था आपका, और क्या क्या ऑस्मोटिक प्रेशर था, और क्या था इसमें, और भी था ना वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। इन चारों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि इन्हीं चारों में जैसे ये मैंने बताया ना, ऐसी और भी होता है जो मोलालिटी वगैरह से डिपेंड करता है, ये चीज़ें होती है। उसको आप वीडियो जाकर देखें, वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो वहाँ से भी जो है इन चारों में से कोई एक पूछेगा, एक न्यूमेरिकल पूछेगा। तो चारों को आप स्ट्रॉन्ग कर लें, चारों पार्ट को एक न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा। तो यहाँ से भी जो है आपका 2 मार्क्स का था ना, ये कितने मार्क्स का है, ये आपका देखिए 4 मार्क्स का है, यानी कि 4 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। तो 4 मार्क यहाँ, 4 मार्क यहाँ, 100.8 नंबर तो आपका 100% डन है। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप भूले बिसरे भी थोड़े रहेंगे, तो ये सोप एंड डिटर्जेंट और सॉल्यूशन तो आपका 8 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो आज 8 नंबर आपने पक्का कर लिया ना 8 नंबर पक्का। ऐसे ही हर दिन कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलता है। तो 80 नंबर का जो पेपर होता तो 80 नंबर का है, लेकिन जब वो परसेंटेज नंबर बैठता तो 64 पे मिलता है। जैसे अगर किसी में 80 ने 40 लाया, 80 में आप 40 लाएंगे तो उसको 32 मिलेगा, 64 के हिसाब से फिर उसको मिलेगा। या मान के चलिए 1/4 कोई लाता है, 20 लाता है 80 में, तो उसको यहाँ 16 मिलेगा, ऐसे करके मिलता है। बाकी और भी उसका कुछ प्रैक्टिकल वगैरह का होता है। तो खैर इसी के साथ यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें और मेहनत करते रहें। मिलते हैं इसका अगले पार्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।